Hello everyone, welcome back to our channel My Time My Teacher. Today in this video we will talk about the career opportunities in sociology. आज हम बात करेंगे सोशियोलॉजी में करियर के बारे में, जॉब्स के बारे में, हायर एजुकेशन के बारे में. जब भी कोई बच्चा 9th 10th पास करता है तो 9th में आते ही या 11th में आते ही उसके पेरेंट्स, घर वाले, रिश्तेदार चिंतित होते हैं उसके करियर को लेके. सोचते हैं आगे बच्चा क्या करेगा, आगे बच्चा क्या बनेगा, किस में नौकरी मिलेगी, कैसी नौकरी मिलेगी, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए जिनसे नौकरी मिलना आसान हो, जिनसे एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना इजी हो. इन सब सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में ढूंढेंगे. सबसे पहली चीज़, जब 11th में बच्चा आता है तो मोस्टली पेरेंट्स की डिमांड होती है साइंस लेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे. लेकिन जैसा आप लोगों ने देखा है कि जितने भी साइंस लेने वाले लोग हैं, क्या वो सब डॉक्टर इंजीनियर बन पाते हैं? क्या सबका एडमिशन IIT और एम्स में हो पाता है? नहीं हो पाता. फिर उनके बच्चों का करियर का क्या होता है जिनका एडमिशन न तो IIT में हुआ न मेडिकल में हुआ. फिर वो किसी छोटे मोटे कॉलेज से जाके बीटेक करते हैं, किसी प्राइवेट कॉलेज से जाके MBBS करते हैं. क्या उसके बाद भी अच्छी नौकरी मिल पाती है? कोई गारंटी नहीं है. लेकिन जब हम सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे समाज से जुड़ा हुआ है. एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद शुरू हुआ. राइट? तकरीबन 1750 उसके बाद. आपने देखा कि जब कोई सब्जेक्ट, हम जैसे हम साइंस की बात करें, हम मैथ्स की बात करें, हम किसी भी लैंग्वेज की बात करें, तो हम देखते हैं वो बहुत पहले शुरू हुआ. जो सब्जेक्ट हजारों सालों से चल रहा है, ऑब्वियसली उसका कंटेंट भी उतना बड़ा होगा. लेकिन जब हम इस सब्जेक्ट की बात करें तो हम देखते हैं कि सब्जेक्ट हमारा कुल मिला के तकरीबन 200 साल का है. 1000 साल का सब्जेक्ट और 200 साल का सब्जेक्ट, दोनों में बहुत अंतर है. 200 साल का सब्जेक्ट ऑब्वियसली उसका कंटेंट कम होगा. कंटेंट कम होने से फ़ायदा होता है हमें उसको पढ़ने में, हमें उसको याद रखने में, हमें उसमें रिसर्च करने में. जिसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंटेंट है वो हमारे लिए एक नई समस्या बनता है उस टाइम पे जब हम अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं. हमारे पास जब हम नौकरी की बात करें तो हमारे पास दो चीज़ें आती हैं. एक तो हम हायर एजुकेशन लें, या हम टीचर बने, या हम प्रोफेसर बने, रिसर्च स्कॉलर बने. दूसरा होता है कि हम किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम को क्रॉस करके उसको क्वालिफाई करके हम एक सरकारी नौकरी ले लें. मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सोशियोलॉजी दोनों फील्ड्स में हेल्प करता है. सबसे पहले हम बात करेंगे हायर स्टडीज़ की. अगर हम बात करें हिस्ट्री ऑनर्स की, अगर हम बात करें पॉल साइंस ऑनर्स की, अगर हम बात करें इंग्लिश ऑनर्स की ह्यूमैनिटीज़ में, या हम बात करें इकोनॉमिक्स ऑनर्स की, या हम बात करें साइंस की, तो हम देखते हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. जहाँ भी कंपटीशन ज़्यादा होता है वहाँ पे चैलेंज करना, कंपटीशन जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है. अगर हम उसी के कंपैरिजन में सोशियोलॉजी देखें तो कंपटीशन इतना नहीं है. जहाँ कंपटीशन कम होता है वहाँ पे हम इजीली फाइट कर सकते हैं. पहली चीज़. दूसरी चीज़, कंटेंट. जैसे मैंने आपको बताया, कंटेंट हमारे पास बहुत कम है. तो जब कम कंटेंट होता है तो हमें आसानी रहती है अपने गोल को अचीव करने में. हम ग्रेजुएशन कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ ले सकते हैं, नेट सेट का एग्ज़ाम हम दे सकते हैं. आप देखोगे जो लोग साइंस में, जो लोग इंग्लिश में, जो लोग हिस्ट्री में, इन सब्जेक्ट्स में, रेगुलर सब्जेक्ट्स में जो लोग नेट का एग्ज़ाम देते हैं उनका सक्सेस रेट बहुत कम रहता है. बिकॉज हमारे पास लिमिटेड वैकेंसीज होती हैं.
और एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसका नुकसान भी एप्लीकेंट्स को भुगतना पड़ता है। लेकिन अगर हम एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं जिससे हम एक ऐसे सब्जेक्ट को लेके चलें जिसमें कंपटीशन बहुत कम है, जिसका सिलेबस बहुत कम है, तो शायद हम उतनी ही मेहनत करके बहुत अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। हम सोशियोलॉजी के थ्रू नेट सेट क्रॉस कर सकते हैं, जो पहले एग्ज़ाम यूजीसी कंडक्ट कराता था, अब एक नया नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो कंडक्ट कराती है। कैसे फ़ायदा मिल सकता है हमें इस सब्जेक्ट का हायर एजुकेशन में? जब हम नेट सेट क्रॉस करते हैं, हमें पीएचडी में रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के बाद हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बन सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद हम टीचर बन सकते हैं, स्कूल में टीचर। तो हमें बहुत फ़ायदा होता है इन कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट्स। दिस इज़ अबाउट हायर स्टडीज़। क्योंकि जब आप नेट का एग्ज़ाम देते हैं, नेट के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं, तो सिलेबस देखा जाता है। अगर हम किसी लैंग्वेज की बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज लें, हिंदी लैंग्वेज लें, तो आपको बहुत बड़ा सिलेबस मिलेगा। आप हिस्ट्री लें, वहाँ भी बहुत बड़ा सिलेबस मिलेगा। तो समझदार बच्चे होते हैं वो ऐसे सब्जेक्ट चूज़ करते हैं जिसमें सिलेबस लिमिटेड होता है और कम होता है। आप लैंग्वेज में देखें, इतने सारे राइटर्स होते हैं, इतने सारे पोइट्स होते हैं कि जिनकी लाइफ के बारे में पढ़ते पढ़ते ही आदमी परेशान हो जाता है। उनकी लाइफ के बारे में पढ़ो, उनके वर्क्स के बारे में पढ़ो। लेकिन जब हम सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत लिमिटेड सोशियोलॉजिस्ट हैं और उनका लिमिटेड वर्क्स हैं। ये हमें फ़ायदा देता है नेट में और रिसर्च में। रिसर्च, क्योंकि हम रिसर्च एक नए टॉपिक पे करते हैं, तो सोशियोलॉजी में बहुत कम रिसर्च हुए हैं। बहुत सारे ऐसे टॉपिक में जिनमें हम इजीली रिसर्च कर सकते हैं। समाज में जाके, सोसाइटी में जाके हम रिसर्च कर सकते हैं, जो कि इजीली एक्सेसिबल है। अब दूसरी साइड चलते हैं, हम बात करते हैं सरकारी नौकरी की। अगर हम सिविल सर्विसेज की बात करें, जो कि इंडिया में टॉप मोस्ट सर्विसेज माने जाते हैं, तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। पिछले कुछ सालों में ट्रेंड देखा गया है कि बच्चे सोशियोलॉजी को अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं। ऐसे बच्चे भी सोशियोलॉजी को लेते हैं जिन्होंने सोशियोलॉजी कभी पढ़ाई नहीं, जिनके पास या तो साइंस था या ह्यूमैनिटीज़ में और सब्जेक्ट्स थे, या कॉमर्स था, या इंजीनियर्स थे, या डॉक्टर्स थे। उनकी भी पसंद बना है सोशियोलॉजी। आप सोचो, जिस बच्चे ने साइंस किया, जिसने एमबीबीएस किया, आईआईटी किया, कॉमर्स किया, वो बच्चा सोशियोलॉजी क्यों लेगा? क्या उसने सोचा नहीं होगा सोशियोलॉजी लेने से पहले कि मैं एक ऐसा सब्जेक्ट ले रहा हूं जो मैंने कभी नहीं पढ़ा? उसने बहुत सोचा, उसने बहुत रिसर्च किया, फिर उसने देखा कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे मुझे न सिर्फ समाज के बारे में जानकारी मिलेगी, बल्कि मुझे सब्जेक्ट पे ग्रिप बनेगा और मैं सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से कवर कर पाऊंगा, मैं अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाऊंगा इस सब्जेक्ट में। और ऐसा हुआ भी। इसकी बदौलत वो अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। अगर आप उस सब्जेक्ट को 11th से पढ़ेंगे, 11th, 12th, कॉलेज, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो सोचो आपकी नॉलेज कितनी वाइड हो जाएगी। आपको उतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी जो नए लोगों को करनी पड़ती है। द रीज़न कि हम कैसे अच्छे स्कोर ला सकते हैं सिविल सर्विसेज में, ये बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। इसके अलावा एक और फील्ड जिसके बारे में मैं यहाँ बताना चाहूँगा, आप सब ने देखा होगा, जब कोई आदमी किसी गरीब की हेल्प करता है तो बड़ा अच्छा लगता है। जब कोई किसी अंधे को सड़क पार कराता है तो बड़ा अच्छा लगता है देखने में। जब कोई किसी गरीब बच्चे को पढ़ा रहा होता है बैठा के फ्री में तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसको भी हम सर्विस जॉब के रूप में ले सकते हैं? जी हाँ, दिस इज कॉल्ड एनजीओ सर्विसेज। बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं जो सोसाइटी में काम करते हैं। वो काम ज़रूर गरीब लोगों के बीच में करते हैं, काम ज़रूर फ्री में करते हैं, लेकिन अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छी खासी सैलरी देते हैं उस काम के बदले। एनजीओज की प्रेफरेंस है वो कैंडिडेट जिसने सोशियोलॉजी किया हुआ है, बैचलर्स किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है,
क्योंकि सोशियोलॉजी आपको समझाता है समाज के बारे में, समाज के लोगों के बारे में, लोगों की ज़रूरतों के बारे में, उनकी हेल्प हम कैसे कर सकते हैं इस बारे में। एनजीओज़ आप देखते हैं हर रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि हमारे समाज में एनजीओज़ की ज़रूरत है। सरकार हर आदमी तक नहीं पहुंच पा रही है, तो जहां सरकार नहीं पहुंच पा रही है वहां पे एनजीओज़ पहुंचते हैं, वहां पे हम जैसे आप जैसे लोग पहुंचते हैं। एनजीओज़ आपको हर तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, टीचर भी बनाते हैं, आपको हेल्पफुल पर्सन भी बनाते हैं, आपको फ्रेंड भी बनाते हैं, और इन सब के साथ साथ आपको अच्छी खासी अट्रैक्टिव सैलरी भी देते हैं। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो सिर्फ सोशियोलॉजी वाले लोगों को दी जाती है। अगर हम सरकारी नौकरी की और बात करें, एक और सरकारी नौकरी होती है समाज कल्याण विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे सोशियोलॉजी से पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए लोगों को नौकरी दी जाती है। फर्स्ट क्लास ऑफिसर की ग्रेड होती है, पोस्ट होती है, एंड इट इज कंपल्सरी कि आपने सोशियोलॉजी में ही पीजी किया हो। मैंने आपको 4 नौकरियां बताई, 4 अपॉर्चुनिटीज बताई। टीचर, प्रोफेसर, नंबर 2 सिविल सर्विसेज, नंबर 3 एनजीओज, नंबर 4 जब हम समाज कल्याण विभाग से जुड़ते हैं। इन चारों के लिए सोशियोलॉजी ज़रूरी है। मैं आपको यही कहूँगा, अगर आप एक अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में हैं, अगर आप एक अच्छी जगह अपना नॉलेज इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो सोशियोलॉजी है। क्योंकि भीड़ के पीछे भागने से कुछ नहीं मिलता, मिलेगा भी तो बड़ी मुश्किल से छोटा मोटा पोस्ट। लेकिन अगर आप कम भीड़ वाली जगह पे जाएंगे तो आपको सांस लेने में आसानी रहेगी, आपको मार्क्स लेने में आसानी रहेगी। ऐसी चीज़ें चुनिए जो आपको एक अच्छे करियर में एस्टेब्लिश कर पाएँ, और सोशियोलॉजी आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है अगर आप इसको स्टार्टिंग से लेते हैं। अगर आप 11th से लेते हैं, वेरी गुड। अगर बाई चांस आप 11th से नहीं ले पाए और ग्रेजुएशन आप ह्यूमैनिटीज़ में करना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि आप सोशियोलॉजी को अपने साथ रखें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। होप इट विल बी हेल्पफुल टू यू। थैंक यू।